नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज यू मस्ट नो चैनल पे। हमने लास्ट भाग में देखा था, अच्छे से समझ लिया था कि जो कर्नाटका का युद्ध हुआ था, वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था और क्या कंडीशन थी, क्यों लड़ाई हुई थी, कैसे लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था, हमने लास्ट पार्ट में सब देख लिया था। अच्छा, जब ये दोनों लड़ाई में व्यस्त थे, तो हम इधर देखेंगे कि इंडिया की कंडीशन क्या थी। देखो, इस टाइम पर इंडिया में एक मुगल किंग बना था और उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 एडी में ये किंग बना था। और कब से कब तक था ये किंग? 1719 से 1748 एडी तक। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी कि जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था, तो उस टाइम पे जितने भी स्टेट थे, वो क्या हो गए थे? सबने अपने आप को आज़ाद, फ्रीडम घोषित कर लिया था। मतलब कि उस टाइम पे यदि बाहर से किसी का आक्रमण हो जाता, तो उसकी लड़ाई पूरी इंडिया से नहीं होती, सिर्फ़ एक स्टेट से होती। और ऐसे में तो हराना आसान हो जाता और यही हुआ था उस टाइम पे। मुस्लिम अटैक होना, इस्लामिक अटैक होना स्टार्ट हो गया था इंडिया पर और बाद में इंडिया गुलाम बन गया था। अब यहाँ पर देखो कि जो मोहम्मद शाह रंगीला टाइप का व्यक्ति था, ये अपने आप में मस्त रहता था, नाच-गाने का बड़ा शौक रहता था। तो हमेशा बिजी टाइप का व्यक्ति था ये। तो इसके टाइम में क्या हुआ कि जो मुगल सल्तनत थी, जो मुगल काल था, मुगल किंग थे, बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? कमज़ोर हो गए थे। इसके टाइम पे जो मुगल शासन था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो अवध में एक सूबेदार थे, मतलब अवध में एक थे जिनका नाम था शहादत खान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुगल शासन से अपना रिश्ता तोड़ दिया। इन्होंने कहा भाई कि ये जो शासन मतलब कि कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे अपना क्या चाहिए, फ्री अवध चाहिए, जो कि यूपी में है ना। तो इन्होंने अवध को मतलब फ्री किया। फ्री अवध कब किया इन्होंने? 1722 ईस्वी में। और जो फाउंडर है फ्री बंगाल का, जो फाउंडर थे, ऐसे ही बंगाल क्या हुआ, आजाद हो गया। किससे? मुगल शासन से। और इसकी स्थापना किसने किया? मुर्शीद कुली खान ने, 1717 एडी से और 1727 एडी तक। ठीक है। और फिर बाद में बाजी राव, आप मैंने आप लोगों को जब पुर्तगाल वाला मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि पुर्तगाल टाइम में, मतलब उस टाइम पे एक थे बाजी राव फर्स्ट, भल्लाल जिसे आप लोग जानते हो, है ना। ये व्यक्ति इतना ज्यादा ताकतवर था, मतलब इसी के टाइम पे जो मराठा थे, अपने चरम पे थे, मतलब अपने शक्ति के एकदम चरम पे थे। यह व्यक्ति पुर्तगालियों की खूब सारी पिटाई की, मुगलों की खूब सारी पिटाई की, सबकी इसने अच्छी खासी पिटाई की है। तो ये डायरेक्ट मोहम्मद शाह रंगीला के पास गया सब 17, ठीक है। और वहां पर इसने क्या किया, उनको डिफीट कर दिया, हरा दिया और वहां से लूट लाट कर कहाँ वापस आ गया, पुणे फिर वापस आ गया। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला अपने काल में बहुत ज़्यादा पीटा है और इसी के शासन काल में पूरा मुगल शासन एकदम कमज़ोर पड़ गया, बहुत ज़्यादा लूट। अच्छा देखो, इस टाइम पे जब मुगल शासन लुट रहे थे, तो उधर मजबूत कौन हो रहा था? अंग्रेज, है ना? क्योंकि बंगाल में वो लोग क्या हो रहे थे? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। उन लोगों के पास फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट था। तो इधर देखो कि 1739 एडी में नादिर शाह नाम का एक व्यक्ति, जो कि ईरान का किंग था, इसने अटैक कर दिया डायरेक्ट दिल्ली पे। और जब दिल्ली पे इसने अटैक कर दिया, तो इसने मोहम्मद शाह रंगीला की खूब सारी पिटाई की, उसको हरा दिया। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला से नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट लिया। फिर बेचारे आराम से अच्छे खासे बैठे हुए थे, कुछ टाइम पे आराम से नाच गाना देख रहे थे। ये बेचारे की किस्मत ही बड़ी खराब थी। फिर से कुछ टाइम के बाद 1748 एडी में अब अहमद शाह अब्दाली आए, जो कि अफगानिस्तान से थे, वहां के राजा थे। आए, इन्होंने भी मोहम्मद शाह रंगीला की पिटाई की। और क्या हुआ, ये बेचारे भी फिर से हार गए। मोहम्मद शाह रंगीला किससे हार गए? मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली से। और क्या किया, इन्होंने भी लूट-पाट करके चले गए। और इसके टाइम पे, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। और इसके बाद इसका एक बेटा हुआ, वो शासन बना। अब देखो कि
इधर अभी आप लोगों ने देखा कि जो बंगाल था, उसने क्या किया अपने आप को? मुगल शासन से फ्री कर लिया, है ना? और ये देखो कि बंगाल में ब्रिटिश पावर कैसे बढ़ी, कैसे राइज़ हुआ ब्रिटिश पावर का। देखो जब कर्नाटका का सेकंड युद्ध चल रहा था, लड़ा गया, तो अंग्रेजों ने क्या सीखा था? कि राजाओं को लड़ाओ और फ़ायदा उठाओ। कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बाद से फ्रांसीसियों को ये गिनते भी नहीं थे कि ये हमारा कुछ कर पाएँगे। इनको लगा कि भारत के और राज्यों में चलो और ऐसे लड़कर अपनी ताकत बढ़ाओ, ऐसा प्लान कर लिया। इन्होंने 1754 के बाद ये बढ़ना शुरू करते हैं। क्या करेंगे ये? कर्नाटक से महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे ये। आप बताओ, थोड़ा सोचो। ये कर्नाटक से महाराष्ट्र की ओर जाना सोचो, वहाँ पार्टी शुरू करेंगे ये। ऐसा करना ठीक है? क्या ऐसा करते तो इनको मराठा लोग छोड़ते कि नहीं छोड़ते? उस टाइम पे मराठा लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। अभी पानीपत की तीसरी लड़ाई नहीं हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी, जिसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। इसमें अब देखो थर्ड जो बैटल हुआ था, ये 1761 में मतलब प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था और इसमें अब्दल जो अहमद शाह अब्दाली था, इसने मराठाओं को हरा दिया था। और उस टाइम पे जो मराठा सरदार थे, वो थे सदाशिवराव भाऊ। लेकिन जिस टाइम पे ये सोच रहे थे महाराष्ट्र जाने की ओर, उस टाइम पे सही था? उस टाइम पे इनको पीठ बहुत ज़्यादा पीट लिए थे। और जब मान लो कि जब ये पानीपत की लड़ाई हुई भी थी, कुछ अंग्रेज गए थे वहाँ पे लड़ने। ऐसा मारा था मराठों ने इनको कि 20 साल तक इन्होंने महाराष्ट्र की तरफ पलट कर नहीं देखा। यदि मुझे सलाह देने का मौका मिला होता अंग्रेजों को, तो मैं महाराष्ट्र की भेजता। जाते और जब शुरू में ही पिट जाते तो शांत होकर बैठ जाते। इधर-उधर उछल-कूद नहीं करते। खैर जो भी हो, जब ये महाराष्ट्र नहीं गए तो इनका दिल्ली जाना सही होगा क्या? किसी देश की सेंट्रल पर सीधा अटैक नहीं करते थे। मतलब ये जो अंग्रेज थे, किसी कोई भी देश है, उसका जो सेंट्रल है, मतलब सेंट्रल पार्ट क्या है? जो राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पे क्या करते ये? सीधा अटैक नहीं करते थे। अंग्रेज बड़े होशियार थे। इनको लगा कि भाई क्यों ना निकल चलते हैं बंगाल, साइड में ही तो है, छोटा है, रिच है, बगल में बंगाल की खाड़ी है, लड़ते हुए हारे तो तुरंत कट लेंगे और लड़ते हुए जीत गए तो बंगाल इनका, अवध तक इनका, जहाँ से हारे वहीं से वापस, नहीं तो दिल्ली तक का एरिया इनका। और इसके मतलब जो ताकतवर एरिया कभी हुआ ही नहीं था बंगाल के अलावा। अंग्रेजों को लगा कि बंगाल चलते हैं और बंगाल में इस समय एक व्यक्ति नवाब हुआ करता था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अच्छा, इसको नवाब बने अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 1756 में ही बना था और अंग्रेजों की कृपा से ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया। अंग्रेज गए, सिराजुद्दीन दौला के दुश्मनों को ढूंढना शुरू किया। देखो सबसे खतरनाक काम तब होता है जब कोई दुश्मन मिले सामने वाले को और उसी के घर का। इससे खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। सिराजुद्दौला की एक मौसी थी घसीटी बेगम, नाम भी देखो कैसा हुआ करता था। सबसे पहले अंग्रेजों ने घसीटी बेगम को अपनी साइड किया, अपनी तरफ मिला लिया और घसीटी बेगम के बाद भी बंगाल के कुछ और लोग थे जो सिराजुद्दौला से परेशान थे। जैसे मीर जाफर हो गया, कमांडर था। जगत सेठ एक ट्रेडर था, ये भी इसकी तरफ हो गया। राय दुर्लभ, ये भी, ये दीवान था, ये भी किसकी तरफ हो गया? उसकी तरफ हो गया। लेकिन मीर मदन थे और मोहन लाल थे जो किस तरफ थे? सिराजुद्दौला की तरफ। उनको भी मिला लिया इन लोगों ने, है ना? जैसे मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ जब उनके खिलाफ थे सिराजुद्दौला के, उनको भी मिला लिया अपनी तरफ। लेकिन काम नहीं बना। देखो, अंग्रेजों ने देखा कि सिराजुद्दौला का एक कमांडर था मेन, और उसका नाम था मीर जाफर। अंग्रेजों, भाई देखो, अंग्रेजों को लगा क्यों ना मीर जाफर का यूज करते हैं। अच्छा, अंग्रेजों को पता था कि अगर भारतीयों को थोड़ी प्रशंसा कर दो तो भारतीय बड़ा इमोशनल हो जाते हैं। अंग्रेजों ने मीर जाफर के पास जाकर कहा, भाई आप देखने में क्या लगते हो? आप तो देखने में किसी फाइटर टाइप लगते हो, है ना? किसी हीरो से कम नहीं लगते। अरे आप तो इतने बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक, और आप सेनापति बने बैठे हो। आपको तो नवाब बनना चाहिए। नवाब की गद्दी पर आप बड़े अच्छे लगेंगे। मीर जाफर सच में इमोशनल हो गया।
मीर जाफर को लगा कि भाई इतनी दूर से चलकर आए हैं ये लोग, भारत में आकर हमारा टैलेंट पहचान रहे हैं, मतलब मुझ में टैलेंट है। मीर जाफर ने कहा कि क्या कर सकते हैं हम सर, नवाब तो सिराजुद्दौला है। अंग्रेज ने कहा कि देखो दोस्त समझा है, तुम्हें तभी तो सलाह दिया है, और दोस्त का दुख दर्द दोस्त का ही तो होता है, और मैं कहता हूं कि आपको तो कुछ करना ही नहीं होगा। मीर जाफर ने कहा कैसे? अंग्रेजों ने कहा बताओ बंगाल का सेनापति कौन? मीर जाफर ने कहा मैं। बोले सेना को लड़ाई करने का आदेश, मतलब कि सेना को आदेश कौन देता है मैदान जंग में? मीर जाफर ने कहा मैं। अंग्रेजों ने कहा मत देना। अब देखो, हम सिराजुद्दौला को बुलाएंगे, सिराजुद्दौला को मार देंगे मैदान जंग में, और आप आर्मी को आदेश ही मत देना। बताओ अब नवाब कौन? मीर जाफर ने कहा मैं। और सच में बड़ा आसान काम था। मीर जाफर ने हाँ कर दी, और अब आप अंग्रेजों का दिमाग समझ गए होंगे। देखो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से हिस्ट्री समझा रहा हूँ, अंग्रेजों की थिंकिंग में आप लोगों को एक अच्छे कितने मतलब तरीके से समझा रहा हूँ कि ये लोग सोचते कैसे थे। तो इन लोगों की थिंकिंग आप लोग सोचते जाओ, आप लोग समझ गए होंगे अब कि इनकी थिंकिंग कैसी थी। अंग्रेजों का दिमाग आप लोग समझ गए होंगे। नवाब की पूरी सेना ही काम नहीं किया भाई, क्योंकि इस समय कर्नाटक में युद्ध चल रहा था। थर्ड आप लोग देख सकते हो, है ना? मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया है। देखो कि अंग्रेजों की सारी सेना बंगाल में तो नहीं आ सकती, लेकिन नवाब क्या करेगा जब उसकी सेना उसके साथ ना हो? मुट्ठी भर अंग्रेज मार सकते हैं नवाब को। लेकिन सिराजुद्दौला से अब अंग्रेज जो थे लड़ने का बहाना ढूंढने लगे। एक बात याद रखना, अंग्रेज बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी अपना कभी भी मानसिक मानसिक संतुलन नहीं खोते थे। बहुत ज्यादा ताकतवर थे। अच्छा, जरा सी ताकत आई तो हिटलर तानाशाह बन बैठा, जरा सी ताकत आई तो नेपोलियन नेपोलियन बन बैठा। जरा सा ताकत होने पर उछलने वालों का नामो निशान बचता है कभी? इतिहास इस बात का गवाह है कि सबसे ज्यादा ताकत थी, कभी ऐसा नहीं किया जैसा नेपोलियन हिटलर ने किया। ये इतने चालाक लोग थे, सबसे पहले दुनिया को बहाना बताते थे, मारते थे लोग, मतलब ये बताते थे, ऐसा नहीं था ये नहीं मारते थे, समझ रहे हो? लेकिन ये जोश में नहीं काम करते थे, दुनिया को बहाना बताते थे, भाई सामने वाला हमें मजबूर कर रहा है इसलिए हमने मारा इन्हें। बड़ी दूर की सोचते थे ये लोग। अच्छा आप लोग समझो कि विलेन और जो विलेन होता है मूवी में और ब्रिटेन में यही अंतर है कि जो विलेन होता है हीरो से मिलता है, अनावश्यक हीरो से लड़ जाएगा, उसके भाई को मारेगा, पत्नी को मारेगा, बच्चे को मारेगा। बाद में हीरो जो होगा इमोशनल में आके पीटेगा विलन को, विलन को गन पॉइंट पे रखेगा, विलन बोलेगा हटो सर हटाओ, प्रॉपर्टी वगैरह ले लो, गलती हो गई। हीरो के दिमाग में आएगा भाई को मारा, पत्नी को मारा, बच्चे को मारा। इमोशनल पीक पॉइंट पर, इमोशन जो है पीक पॉइंट पर। मैं आपसे पूछता हूं कि जरा सा ऊधम सिंह का इमोशन पीक पॉइंट पर पहुंचा, ब्रिटेन में जाके गोली मार दी डायर को। भगत सिंह का इमोशन पीक पॉइंट पर पहुंचा, सैंडर्स को दौड़ाकर मार डाला। अरे दुनिया का इमोशन अगर ऐसे ही पीक पॉइंट पर पहुंचता और अंग्रेज अपनी गलती शो करते चलते तो ये बचते? मुट्ठी भर लोग थे, दुनिया कब की मार देती। अरे दुनिया का कौन सा देश है जहां इन्होंने जाकर लोगों को मारा ना हो? कोई नहीं छोड़ता इन्हें। ये दुनिया को सबसे पहले बहाना बताते कि देखो भाई हम लड़ नहीं रहे, हमें मजबूर किया गया है। सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेज बहाना ढूंढने लगे, और यदि आपको आपके पड़ोसी से लड़ना है तो मैं आपको एक सुपर बहाना बताता हूँ। देखो कि घर में कोई 6-7 साल का स्मार्ट बच्चा बुलाओ, आप कहो कि बेटा एक काम करो कि पड़ोस में जाओ, अंकल के रूम में चले जाओ और वहां से रोते हुए निकलो कि अंकल ने मार दिया, अंकल ने मार दिया। बच्चा पड़ोसी के कमरे में जाए, रोता हुआ निकले, कि बच्चा रोता हुए निकले कि भाई अंकल ने मार दिया, अंकल ने मार दिया। डंडा लेकर जाइए और जाते ही पड़ोसी का सर फोड़ दीजिए। 10-20 लोग आएंगे, सोसाइटी के आएंगे, कहेंगे कि भाई क्यों मारा, क्यों मारा?
उस समय तुरंत कहिए कि बच्चे को मार दिया इन्होंने। सोसाइटी के 5 लोग आपका फ़ेवर करेंगे, 10 लोग फ़ेवर करेंगे, आपको सही ठहराएँगे। पड़ोसी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते। और एक दिन सच में ही ऐसा ही कुछ हुआ। सुबह-सुबह एक अंग्रेज ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। उसने कहा, सर हम लोग 146 146 आप लोग याद रखना ये जो बता रहा हूँ, एक-एक लाइन जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, कि हम लोग 146 अंग्रेज थे। हमको अंधेरे कमरे में सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया एक कमरे में। रात भर में 123 123 की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इसमें से 23 जीवित बचे, 23 जीवित बचे। फिर कह रहा है कि 22 लापता हैं, मतलब 22 लापता हैं। अब बताओ, यह व्यक्ति ढिढोरा पीटता हुआ जीवित घूम रहा है। सिराजुद्दौला ने हमारे इतने लोगों को बेदर्दी से मार डाला। अच्छा एक बात बताओ, उस समय कोई मीडिया थी वहां पर? कोई सोशल मीडिया थी उस समय? आज की मीडिया होती उस टाइम पे तो तुरंत पहुंच जाते, कैमरा ऑन करते और कहते, देखो भाइयों यही है वह जगह, यही है वह भयानक घटना, मतलब यही है वह जगह जहां पर घटी यह भयानक घटना। और यहाँ पर पड़ी हुई रुमाल बताती है कि दर्दे दास्तां क्या हुआ था। उस समय कोई मीडिया, कोई न्यूज़पेपर नहीं। बंगाल में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को परेशान करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने कहा कि छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? अंग्रेजों ने कहा, सर माफ करना, 123 मर चुके हैं, 22 लापता हैं, दिमाग सर अपना काम नहीं कर रहा है। सिराजुद्दौला ने कहा, कौन मर गया भाई, कौन लापता है? अंग्रेज अंग्रेज जो थे कोलकाता में जाकर फोर्ट विलियम किले का मेंटेनेंस कराने लगे। किले का मेंटेनेंस ऐसा ही है जैसे चाइना 10,000 फोर्स बाउंड्री पर तैनात कर दे। माहौल खराब होने लगता है या नहीं होने लगता? आज देखिए, लद्दाख में हो या अरुणाचल प्रदेश में हो, सैनिकों का इमोशनल आउट ऑफ कंट्रोल है या नहीं दोनों तरफ से? चाइना का विरोध चरम पर है, और जो कि होना भी चाहिए। लेकिन खैर जो भी हो, मतलब कि ऐसा करने पे युद्ध की तैयारी क्या हो गई, शुरू हो गई थी। लेकिन सिराजुद्दौला ने अपने लोगों को भेजा कि भाई पता करो लड़ना है क्या। सिराजुद्दौला के लोग गए, बोले कि भाई मेंटेनेंस क्यों करवा रहे हो, लड़ने की तैयारी है क्या? कहा, माफ करना सर, 123 मर गए, 22 लापता हैं, अब दिमाग नहीं काम कर रहा। सिराजुद्दौला ने कहा, बेटा हम बताते हैं कि कितने मरे हैं कितने बचे हैं, बहुत हो गया तुम्हारा ये उछल कूद। सिराजुद्दौला ने गुस्से में आकर अंग्रेजों पर अटैक कर दिया, और जो लड़ाई हुई उसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ये प्लासी के युद्ध का कारण था जो मैंने बताया। और इस घटना को क्या कहते हैं, ये जो युद्ध का जो कारण है बन गया, इसे कहते हैं ब्लैक वॉल ट्रेजेडी, काल कोठरी घटना। जो अंग्रेजों ने ये ढिढोरा पीटा, इसे कौन सी घटना बोला गया? और इसी की वजह से बोलते हैं कि यही रीजन था। अच्छा अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कब घटित हुई तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, 20 जून 1756 एडी। अच्छा, और मैं कहता हूँ, मैं मुझे लगता है कि ये बिल्कुल घटित नहीं हुआ। भाई क्वेश्चन आता है कि 20 फीट का बताओ कमरा है, 20 फीट का कमरा था ये, 18-20 फीट का। और आप ही बताओ कि 18-20 फीट में 146 लोग आएंगे क्या? बिल्कुल गलत तर्क था ये। लेकिन आप आज भी अंग्रेजों से पूछो कि भाई कोई गया नहीं बंगाल साइड, बोलेंगे आज भी याद मत दिलाओ, दिल में दर्द होता है। तुरंत अपनी कमी एक्सेप्ट नहीं करते ये। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, इसमें बहुत पूछे जाते हैं। जैसे काल कोठरी की घटना, ब्लैक वॉल ट्रेजेडी कब हुई थी, किसके समय में हुई थी, है ना? क्यों हुई थी? तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट जान गए होंगे। और यदि कोई भी क्वेश्चन का डाउट है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं उसका ज़रूर अच्छे से समझाऊँगा। और जो ये हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, यदि आप लोग स्टार्टिंग से देखो मॉडर्न हिस्ट्री में, तो अंग्रेज जो थे, कितना ज़्यादा मतलब दिमाग लगाकर इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कर लिया, पूरे भारत पर। और उस टाइम पे अंग्रेज सुपर पावर हुआ करते थे। तो आप लोग देखो कि
कि इनके पास किस तरीके से स्टार्टिंग से देखो आप लोग पहला फर्स्ट वीडियो से देखो, इन लोगों के दिमाग का पता चल जाएगा। इन्होंने क्या किया, कैसे दिमाग लगाया, ठीक है? तो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का और 1 के 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हो, अभी ज़्यादा दिन चैनल बनाया नहीं हुआ है। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? तो आप लोग ऐसे करते रहिए, मैं आपका जीएस का सारा पोर्शन चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जो मतलब जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, इतनी अच्छी एनालिसिस मिलेगी आप लोगों को कि आप लोग कभी भी नहीं भूलने वाले हो, ठीक है? कई किताबें पढ़कर एक्सपीरियंस होने के बाद ये चीज़ें यहाँ पे आके बोली जाती हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया है, तो ठीक है, आगे मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इसके बाद, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।